महाराष्ट्र का ये चुनाव कई मायनों में दिलचस्प है और इस चुनाव में बीजेपी वो गलती नहीं दोहराना चाहती जो बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में दोहराई थी। इस बार बीजेपी किसी भी सूरत हाल में विपक्ष के नैरेटिव को चलने नहीं देना चाहती, जातियों में हिंदू वोट को बंटने नहीं देना चाहती और इसीलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता एग्रेसिवली हिंदुत्व पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्रेसिवली वोट जिहाद का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी इस चुनाव को आंख खोलकर लड़ रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हम जो सोए हुए थे लोकसभा चुनाव में, हमारे खिलाफ जो नैरेटिव काम कर गया वो नैरेटिव हम चलने नहीं देंगे। जी हां, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से वोट जिहाद का मुद्दा उठा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि एकजुट होकर एक समुदाय को वोट कराया गया, हमारे खिलाफ वोट जिहाद किया गया और इसीलिए कई ऐसी सीटें थीं जहां क्लोज फाइट में हम हार गए, हमें नुकसान हुआ, लेकिन इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसके साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ये भी कह रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में भगवे को मानने वाली सरकार आएगी, महाराष्ट्र की विधानसभा पर सिर्फ भगवा ही लहराएगा। यानी एग्रेसिव बयान अगर दिए जा रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को इस वक्त आगे लेकर चलना चाहती है और उनके जो साथी प्लेयर हैं जो उनसे भी ज्यादा कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते रहे, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, हालांकि दोनों अलग अलग हो गए हैं, शिवसेना अलग अलग हो गई है, उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ है, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा और क्या वाकई में वोट जिहाद महाराष्ट्र में हुआ या आगे होने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने। आज जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। अब सबको मतदान के लिए जाना है, सबको वोट करना है और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर एक बार इस महाराष्ट्र में भगवे को मानने वाली सरकार आएगी। महाराष्ट्र की विधानसभा पर फिर भगवा लहराएगा। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की शुरुआत से वोट जिहाद का मुद्दा उठा भी रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि वोट जिहाद हमारे खिलाफ हुआ और इस बार हम वोट जिहाद होने नहीं देंगे। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से महाराष्ट्र के लिहाज से अगर हम कम से कम कहें समीर जी, तो हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय बनने की भी कोशिश कर रहे हैं और हिंदू वोटर्स को कैसे अपने पाले में लाना है ये वो जानते हैं और इसीलिए कह रहे हैं ना कि बीजेपी अब आंख खोलकर चुनाव लड़ रही है। वो जान रही है कि कहां पर किस सेक्टर में उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए उसके खिलाफ बयानबाजी कट्टरता के साथ ही की जा रही है। देखिए, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट के कारण, और अभी जो उलेमा ने जो 17 मांगे मांगी है कांग्रेस से कि आप सत्ता में आओगे तो ये 17 मांगे पूरी करोगे, उसमें 12 नंबर की जो मांगे उसमें उन्होंने कहा है कि 50 टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को आप देंगे महाराष्ट्र के अंदर। तो ये 50 टिकट वो क्यों मांग रहे हैं? उलेमा काउंसिल को पता है कि महाराष्ट्र में 50 विधानसभा ऐसी हो गई है जो मुस्लिम बहुल है और जहां मुसलमान तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मुंबई की 36 विधानसभा में से 12 विधानसभा ऐसी हो गई है जहां मुसलमान एक प्रभावशाली वोटर्स बन गया है। और कल ही हमने कहानी की कुर्सी में चर्चा की थी, जो टिस की जो रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से 2051 तक बंबई के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी कितना डोमिनेट करने लगेगी और किस तरीके से वहां पर घुसपैठ होकर कितना बड़ा मुस्लिमों का एक वहां पर रोहिंग्या और बाकी बांग्लादेशी वहां पर जमावड़ा बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी इस बात को सचेत हो गई है और जनता को ये बताना चाहती है कि अभी तक जिस बात को और जिस खतरे को आप गंभीरता से नहीं ले रहे थे, आपको वो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वोट जिहाद हो रहा है। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस बार बार हर रैली के अंदर मालेगांव मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बार बार वो एक ही चीज का क्यों जिक्र कर रहे हैं, मालेगांव का, एक ही विधानसभा का। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मालेगांव जैसी विधानसभा में अगर 1,95,000 वोट एक पार्टी को मिल सकता है और बाकी 4 विधानसभा से 1,91,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आगे था और एक विधानसभा पे 1,95,000 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलता है और 3,500 वोट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है।
तो उन्होंने कहा कि ये वोट जिहाद है कि एक विधानसभा आपकी 4 विधानसभा पे भारी पड़ जाती है और आपको सीट हारना पड़ती है। यह सिर्फ मालेगांव का नहीं है, यह वोटिंग पैटर्न अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गया है। और जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठा होकर खुलकर बोल रही है कि महाविकास आघाड़ी को वोट करना है, पूरा एक तरफा वोट जब उनको जाएगा, तो देवेंद्र फडणवीस बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अगर वो एक तरफा वोटिंग कर सकते हैं तो आपको भी इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको भी अपनी ताकत बताना पड़ेगी और हिंदुत्व के नाम पर, भगवा के नाम पर आपको वोटिंग करना पड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस से कहने का तात्पर्य यही था कि विधानसभा में भगवा का बहुमत होगा। उनके कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि भगवा तिरंगा, विधानसभा पे तो तिरंगा ही लहराया जाएगा, भगवा नहीं लहराया जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य था कि विधानसभा के अंदर जो बहुमत होगा वो भगवा विचारधारा के लोगों का होगा, मतलब महायुति का होगा। और वो बार बार इस बात का जिक्र करके या बताना चाहते हैं मतदाता को कि जो मालेगांव जो मॉडल है वह पूरे महाराष्ट्र के अंदर चलने वाला है। उससे बचने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए आप एक तरफा वोटिंग करने की आप तैयारी करो, हिंदुत्व के नाम पर आप वोटिंग करो, जाति के नाम पर आप बटिए मत, जो बटेगा वो कटेगा कि इस पर आप चलिए, और एक है तो सेफ है कि आप बात कीजिए। और बार बार उस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि वोटिंग के आधार पर आप करिए इस बार। नए शब्द नए नारे तो गढ़ दिए गए, लेकिन इसका वास्तव में वोटर्स पर क्या असर पड़ रहा है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, जब मतदान के बाद नतीजे आएंगे और देवेंद्र फडणवीस क्या वाकई में भगवा विचारधारा वाली सरकार लेकर आ पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन जब वोट जिहाद की चर्चा की जाती है या जब हिंदुत्व की चर्चा विजय जी की जाती है, तो क्या बीजेपी के जीत का फॉर्मूला सिर्फ यही नजर आ रहा है कि हिंदू वोट एकजुट हो जाए, जितना प्रो हिंदू वो साउंड करेंगे, जितना हिंदू वोट एकजुट होकर उनके झोली में जाएगा उतनी ही उनके जीतने की संभावना रहेगी, या कुछ और भी फैक्टर्स काम करेंगे उनके लिए? चुनाव में तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, तो लोकसभा में उन्हें लगा कि यही फैक्टर एक कमजोर हो गया था, क्योंकि बाकी सब तो फैक्टर्स थे, सरकार थी, डेवलपमेंट था, मोदी जी का चेहरा था, उसके बाद भी हम बड़ा नुकसान उठाया, तो इसका मतलब वो हिंदू फैक्टर, हिंदू यूनाइट करने का फैक्टर नहीं चला। अब वो इस बार इस पर फोकस कर रहे हैं। अब इसका कितना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो आप जैसे कह रहे हैं 23 तारीख को पता चल ही जाएगा कि कितना फ़ायदा हो सकता है। इसका ये भी नुकसान हो सकता है कि जो लोग अभी पूरी तरह से यूनाइट नहीं हो वो और ज़्यादा यूनाइट हो जाए, क्योंकि जब आप वोट जिहाद की बात बार बार करेंगे और कहेंगे कि मुस्लिमों को आरक्षण किसी भी हालत में नहीं देंगे, तो फिर वो एकजुट हो सकते हैं। मतलब ये एक संभावना जाहिर की जा सकती है। और हिंदू वोट कितना यूनाइट होगा ये भी पता चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र इतना कॉम्प्लेक्स स्टेट है कि वहाँ पर हिंदू को एकजुट करना बहुत ही मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ जातियों में इतना बड़ा मसला है, जातियों का आरक्षण इतना बड़ा मसला है। तो वहाँ तो ये शायद एक्सपेरिमेंट कुछ और स्टेट्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था, महाराष्ट्र में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगती, लेकिन जितनी कोशिश कर रही पार्टी उसमें भी कोई बुराई नहीं, सब पार्टी अपनी कोशिश कर रही। हरियाणा छोटा राज्य है, नहीं हरियाणा में नहीं था हिंदू, कोई हरियाणा में कोई फैक्टर ही नहीं था, ये वोट जिहाद और हिंदू मुस्लिम कोई फैक्टर ही नहीं था। वो महाराष्ट्र अलग तरीके से लड़ा गया, और महाराष्ट्र के इलेक्शन को भी अभी बीजेपी के जो लोग हैं ना वो अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। कोई कमाल नहीं किया बीजेपी ने वहाँ पर, कमाल ये हुआ कि सरकार उनकी बन गई दोबारा। वोट परसेंटेज देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस का वोट बराबर आया है हरियाणा में ना, हरियाणा में, तो इसलिए कोई ऐसा कमाल नहीं हुआ। लेकिन अब आपके पास जो एक चीज़ मिल जाती है आप उसको उस तरह से मार्केट कर सकते हो, उसमें भी कोई बात नहीं है। रिजल्ट तो बनाइए, सरकार उनकी बन गई, वो बड़ी बात है। मैं एक और बात कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी के लिए एक बहुत अच्छी खबर आज है। वो खबर है कि अमित शाह साहब ने कल बोला था कि देवेंद्र जी के साथ प्रचार कर रहे थे, तो देवेंद्र जी को विजय बनाइए, जिताइए उनको, वो तो ठीक है बात। लेकिन आज उन्होंने जब संकल्प पत्र जारी किया, तो एक तो बड़ी बात ये भी है कि महायुति की गारंटी के बाद भी बीजेपी अपना संकल्प पत्र अलग से जारी कर रही है। क्या जरूरत है, आप ही की सरकार है, महायुति का मतलब बीजेपी है ना, लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र अलग से जारी कर रही है, तो वो एक अलग तरीके से खड़ा होना चाहती है। दूसरा बात आप सुनाइएगा यदि आपके पास हो, कि अमित शाह जी ने कहा कि जो मुख्य, अभी तो हम शिंदे जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठकर फैसला करेंगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो इसका मतलब है कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होंगी, जाहिर है जो संभावना है अभी कि भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। और देवेंद्र फडणवीस साहब को पिछली बार भी मौका नहीं मिला, उनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो ये देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी खबर उन्होंने दी है कि भाई आपका नंबर आ सकता है। लेकिन शिंदे साहब और शिवसेना शिंदे वो इसको कैसे लेगी, ये भी देखना होगा ना कि वो इस लड़ाई को कैसे देखेगी। क्या वो शिवसेना शिंदे अपने जीतने के अलावा ये भी तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नंबर लायक ना बने, ये भी हो सकता है, मतलब कोई इसकी संभावना की बात है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के लिए फिलहाल एक बड़ी खबर है, क्योंकि पहले 2014 में और 19 में ये कोशिश
चर्चा चलती रही, समीर जी ज़्यादा जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी की नौकरी, मतलब जो भी जिम्मेदारी थी, कुर्सी थी, वो अमित शाह जी की नाराजगी की वजह से गई थी। और अब अमित शाह साहब खुद उनको, देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज ये तो बहुत महत्वपूर्ण बयान है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पार्टी से पूछना चाहिए, शिंदे साहब से पूछना चाहिए कि भाई अब आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि जिस चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हो उस चेहरे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। बिहार में आपको याद है उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज अमित शाह जी ने कहा कि ये हम बाद में तय करेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस अपने एग्रेसिवली लाइन भी ले रहे हैं। इस सवाल को अगर मैं उलट दूं, मुख्यमंत्री को लेकर उनकी कितनी संभावनाएं, इस पर तो चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अवधेश जी अगर मैं सवाल को उलट दूं, बीजेपी हिंदू वोटर्स के सहारे अगर चुनाव जीतना चाहती है तो कांग्रेस के पास क्या विकल्प नजर आ रहे हैं? क्या वही संविधान वाला नैरेटिव और मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने वाला नैरेटिव, या कोई और सेटिंग भी कांग्रेस की नजर आ रही है? कांग्रेस भी चाहेगी ना कि बड़ी पार्टी बने और मुख्यमंत्री वो भी बना ले अपना महाराष्ट्र में। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिन मुद्दों को उठाया है उसका मूल कारण ही कांग्रेस है, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के जो रणनीतिकार हैं, सिद्धांतकार हैं, उनके सलाहकार जो इर्द गिर्द हैं, उन लोगों ने, जैसे अब आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है कि वो चिप के बिना भी कुछ सोच करके बोलते हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर कोई चिप बैठा दिया जाए तो वो उतना ही उसके पास मेमोरी होती है, वही चीजें वही काम करता है। तो राहुल जी के अंदर लोकसभा के पहले से ही वो सब चिप बना हुआ है। संविधान खत्म हो जाएगा, ये अलग बात है कि वो लाल संविधान के जो है जिल्द के अंदर से कोरा कागज मिलके बट जाता है, वो एक दूसरी बात होती है कि उसमें संविधान होता नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने अगर बार बार अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं उठाई होती, अल्पसंख्यकों से नहीं मिलते, अल्पसंख्यकों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों से नहीं मिलते, उनकी पार्टी और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष 2024 के घोषणा पत्र में उनके वस्त्र, उनके खान पान, उनकी संस्कृति, इस सब की रक्षा करने या उन सब की बात नहीं करती, तो ये इशू बनता नहीं। और देश में मुसलमानों के अंदर भी जो एक भाव पैदा हुआ कि बीजेपी से लड़ना है तो हमको कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना पड़ेगा, इसके समानांतर ये चीजें आई है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2000 10, 11, 12 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मान लिया जाए कि वो नीति, नेतृत्व और रणनीति के स्तर पर उसमें इतना व्यापक बदलाव आ गया है कि 2014 या 2010-11 से उसकी जो पराजय की सिलसिला शुरू हुआ उसको पलट के वापस आ जाएगी। जाहिर है, तो जो कुछ भी अभी मिला है इस नैरेटिव के बल पर ही मिला है, जिसमें मुसलमानों के वोट को कंसोलिडेट करना। वैसे यह सच है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में एक ढांचा खड़ा हुआ सच्चर कमीशन के साथ साथ पूरे देश में। मैं इसको फिर दोहराता हूं, देश में पहली बार उसके आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हुआ जो वास्तव में मुस्लिम कल्याण मंत्रालय में परिणत हुआ। पहली बार अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अलग अलग, अभी तो खैर अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग उनके राज्य सरकारों ने, आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने मुसलमानों के आरक्षण के प्रस्ताव विधानसभा में लाए, पारित किए। वो सुप्रीम कोर्ट से वो जाकर के कैंसिल हुआ है। जो माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन है उसके पैसे बढ़ाए गए और मेजोरिटी उसमें से पैसे गए हैं, उसका कोई उदाहरण दे सकता है? तो एक ढांचा क्रिएट किया था, कंसोलिडेट किया है। जो बीजेपी को यह समझ में आई है और यह सच था पिछले चुनाव में। कांग्रेस के ही एक बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद साहब, उन्हीं के परिवार की एक लड़की खड़ी होकर के जब फर्रुखाबाद में कह रही थी कि इस बार वोट जिहाद करो, मैंने सुना कि फलाना एक नाम लेते हुए और वो भाजपा के नेता के लिए प्रचार कर रहा, तो मैंने कहा उसके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता तोड़ो। और जगह जगह ऐसे वीडियो चल रहे थे मस्जिदों से जो कहा जाता था कि इस बार का वोट तुम्हारे लिए दीन का विषय है। तो वो इस समय राहुल गांधी जी का मत यह है कि मुस्लिम वोट तो कंसोलिडेट हो गया है, लेकिन बाकी दो मत को कंसोलिडेट करने के लिए हमको जातीय जनगणना, आरक्षण का मुद्दा बढ़ाना और बीजेपी आरक्षण संविधान खत्म कर देगी, इस पर अभी जोर देते रहना है। मतलब वो देंगे अभी देंगे, लेकिन हरियाणा में जो विजय जी कह रहे थे, देखिए दे ही रहे हैं। उन्होंने वही बात झारखंड में कहा, वही महाराष्ट्र में कहा। यही तो मैंने कहा कि एक चिप सेट हो गया है, वो चिप से वही ध्वनि निकलती है। लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, देखिए वो औरंगाबाद में थे, संभाजी नगर उसका नाम है, वहीं पर
अकबरुद्दीन ओवैसी ने भाषण दिया था 15 मिनट अभी बाकी है, सबकी आवाज है, ला इलाही इल्लल्लाह की आवाज नहीं है। हाँ। यहीं पर तो भाषण हुआ था ना, अभी 15 मिनट बाकी है। यहीं से इम्तियाज जलील ने मुसलमानों की यात्रा निकाली थी जो शाहनगर से आपको मुंबई तक जा रही थी। यही देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं की बैठक हुई थी जिसमें वोट की बात हुई थी, और यह भी हुआ था कि हिंसा हो तो पकड़ो और मारो। दे ही रहे हैं, उनके नेता तो अभी भी बयान दे ही रहे हैं। यहां से ही देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे थे कि किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि वो संभाजी नगर के नाम को दोबारा बदल दे। वो सीधा सीधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी साहब पर साध रहे थे, उनके भाई पर साध रहे थे। और एक बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी सामने आया है, वो भी अब इसी पैटर्न पर जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंसाफ है तो इंडिया है, वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ है तभी संविधान है, यानी वो भी नारा गढ़ रहे हैं। और सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी जो बांटने वाली राजनीति करती है वो राजनीति अब महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। कह रहे हैं कि मोदी बोल रहे हैं एक है तो सेफ है, तो मोदी क्या महाराष्ट्र के चुनाव में मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? यानी सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी उसी लाइन पर बयान दे रहे हैं जो तय पैटर्न है। ओवैसी पूरी तरीके से मुसलमानों के पक्ष में वोट बयान दे रहे हैं, उनके भाई भी मुसलमानों के पक्ष में बयान दे रहे हैं, और वो भी अपने वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 16 सीटों पर ओवैसी ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतारे। एक बार आपको सुनवाते हैं ओवैसी ने क्या कहा है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव न सिर्फ विधानसभा सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा चुनाव है, नेताओं के लिहाज से भी अगर कहूं मैं आरती जी तो भी ये सबसे बड़ा चुनाव है। सारे नेता अपने अपने गढ़ में जाकर, अपने अपने रीजन में जाकर अपने वोटों को कैसे एकजुट करना है ये अच्छे से जानते हैं। चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, नाम लेते लेते शायद हमारा समय खत्म हो जाएगा, लेकिन नेताओं के नाम खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल प्राची, बड़े बड़े नेता है और बड़े बड़े भाषण भी दे जा रहे हैं। आपने अभी दिखाया ओवैसी का भाषण दिखाया, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं ये सारी जो लीडरशिप है, लेफ्ट की, राइट की, बीजेपी की, हिंदुत्व की, मुसलमानों की, इस्लाम की, इसमें ये भूल रहे हैं कि भारत बदल चुका है। अगर आप भारत के मिलेनियल्स को आप मिले, वो बड़े शहरों में मिले, आप बड़े टाउन्स में मिले या गांव में मिले, उस मिलेनियल की जो थिंकिंग है, उसकी जो विचारधारा है वो बदल चुकी है। वो इनके जितने भी ये झांसे हैं, ओवैसी भी जो बोल रहे हैं, भड़का रहे हैं मुसलमान लोगों को, और उस तरफ हिंदुत्व वाले भी भड़का रहे हैं, लेकिन जो मिलेनियल है, जो यंग पॉपुलेशन जो अर्बनाइज हुई है पिछले 30-35 साल में, और पिछले 10 साल में और भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है, वो ये सब में पढ़ने वाला नहीं है। तभी वो कास्ट वाला फैक्टर बार बार आ रहा है, क्योंकि वो यंग मिलेनियल जो है वो सोच रहा है कि मेरे कम्युनिटी का, मेरे इर्द गिर्द जो है, मेरा नेबरहुड जो है, इसमें क्या बदलाव आया, मेरी जिंदगी पे क्या बदलाव आया। तो ये कहीं ना कहीं भूल हो रही है इस सारी लीडरशिप। बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े भाषण है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज की जो अर्बन यूथ है वो क्या चाहता है। वो ये सब में यकीन ही नहीं करता है। पहले तो वो अगर आप मिडिल क्लास की फैमिलीज को देखें
मुंबई में देखिए, महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े शहर है, पुणे में जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, आप उनके मिडिल क्लास की जो विचारधारा है आपको पता चलेगा कि यूथ इनके साथ नहीं है। ये जो हिंदुत्व और जो तुष्टीकरण जो ओवैसी भी कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है इन सबको। जो ओवैसी तो चलिए हमने माना कि मुस्लिम, तो सब नेता कर रहे हैं, तो सबको कैसे धक्का लगेगा? सब नहीं, अपनी अपनी लाइन पर है। नहीं, अपनी अपनी लाइन पे जरूर है। तो आप देखिए उसमें क्या होगा, उसमें बटेंगे ही, उसमें लोग बढ़ जाएंगे, उसमें कास्ट पे लोग बटेंगे, उसमें बाकी जो इश्यूज है, लोकल इश्यूज है, नेबरहुड इश्यूज है कि रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, कि आपके इर्द गिर्द कौन रह रहा है, आपकी जो सुविधाएं हैं, वो सड़क है, वो पानी है, वो पुल है, वो है कि नहीं है, उन सारे इश्यूज पे आ जाएगी बात। ठीक है, अब इश्यूज का जिक्र हो ही गया है, तो संकल्प पत्र में क्या क्या इशू उठाए गए हैं? महायुति ने अपना संकल्प पत्र पहले जारी कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने क्या क्या बड़े बड़े वादे किए हैं, कितना लुभाने की कोशिश की है? ये चिंता तो जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जताई थी कि उतना ही वादा करना चाहिए जितना हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन क्या उनकी ये नसीहत किसी ने भी आत्मसात की है?